कमरा नंबर 7। ये कहानी है रोहित नाम के एक लड़के की। आज से कोई 4-5 साल पहले की बात होगी। रोहित एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। काम का बोझ इतना कि दिमाग फटने को हो जाता था। उसने कुछ दिन के ब्रेक के लिए पहाड़ों पर जाने का फैसला किया, लेकिन उसे शिमला या मनाली की भीड़ नहीं चाहिए थी। उसे चाहिए था सुकून, खामोशी। इसीलिए उसने उत्तराखंड की एक गुमनाम सी जगह चुनी, देवगढ़। इंटरनेट पर उसे वहां एक पुराना गेस्ट हाउस दिखा, पाइनवुड विला। तस्वीरें देखकर ही रोहित उस जगह का दीवाना हो गया। अंग्रेजों के जमाने की लकड़ी की बनी कोठी, चारों तरफ देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ और हमेशा छाई रहने वाली धुंध। उसने बिना सोचे समझे 1 हफ्ते के लिए वहां एक कमरा बुक कर लिया। जब रोहित देवगढ़ पहुंचा तो शाम ढल रही थी। हवा सर्द थी और उसमें देवदार की एक तेज नशीली महक घुली हुई थी। पाइनवुड विला तस्वीरों से भी ज्यादा पुराना और रहस्यमय लग रहा था। उसका केयरटेकर किशन काका एक बुजुर्ग आदमी था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो इस जगह के कई राज अपने अंदर दफन किए बैठा हो। किशन काका ने रोहित को उसका कमरा दिखाया, कमरा नंबर 7। कमरा काफी बड़ा और हवादार था। उसमें एक पुरानी चिमनी थी और एक बड़ी सी खिड़की, जिससे पूरी घाटी का नजारा दिखता था। रोहित ने यूं ही पूछ लिया, काका, और कोई मेहमान नहीं है क्या? गेस्ट हाउस तो काफी खाली लग रहा है। किशन काका ने एक पल के लिए रोहित को देखा, फिर नजरें झुकाकर बोला, साहब, इस मौसम में यहां शांति ही रहती है, आप आराम कीजिए। पहली रात बड़ी सुकून भरी गुजरी। पहाड़ों का सन्नाटा और ठंडी हवा। रोहित को सालों बाद ऐसी गहरी नींद आई थी, लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। असली खेल तो दूसरी रात से शुरू हुआ। रात के करीब 2 बजे रोहित की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के ठीक बाहर कॉरिडोर में धीरे धीरे टहल रहा है। पुराने लकड़ी के फर्श पर कदमों की छर्र छर्र की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने सोचा शायद किशन काका होंगे, लेकिन वो आवाज रुक ही नहीं रही थी। कोई बस उसके दरवाजे के बाहर एक सिरे से दूसरे सिरे तक चहलकदमी कर रहा था। फिर अचानक वो आवाज बंद हो गई। रोहित ने राहत की सांस ली ही थी कि तभी उसे अपने दरवाजे पर एक हल्की सी खरोंच सुनाई दी, जैसे कोई अपने लंबे नाखूनों से दरवाजे को कुरेद रहा हो। खुर्र खुर्र। रोहित का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर आवाज दी, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। बस वो खरोंचने की आवाज और गहरी होती गई। रोहित डर के मारे बिस्तर में सिमट गया और कानों पर तकिया रख लिया। उसे नहीं पता कि वो आवाज कब बंद हुई और उसे कब नींद आई। अगली सुबह उसने किशन काका को इस बारे में बताया। काका ने उसकी बात को टाल दिया। अरे साहब, पुरानी कोठी है, रात में लकड़ी ठंड से सिकुड़ती है तो आवाज करती है, और बाहर हवा तेज चलती है, टहनियां दरवाजे से टकराती होंगी। आप शहर वालों को आदत नहीं है ना? रोहित को उसकी बातों पर यकीन तो नहीं हुआ, पर उसने बहस करना ठीक नहीं समझा। तीसरी रात, वो रात रोहित की जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। डर के मारे उसने कमरे की लाइट जलाई रखी थी। आधी रात को फिर वही कदमों की आहट शुरू हुई, लेकिन इस बार वो ज्यादा बेचैन और तेज थी। छर छर छर, और फिर आवाज एकदम बंद हो गई। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि रोहित को अपने कानों में एक अजीब सी सनसनाहट महसूस होने लगी। वो आंखें बंद किए हुए था, हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। और तभी उसने अपने कमरे के अंदर से, बिल्कुल अपने बिस्तर के नजदीक से, किसी औरत की सिसकियों की आवाज सुनी। कोई रो रहा था, दबी दबी दर्द भरी आवाज में। रोहित का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, जैसे किसी ने उसे बर्फ की सिल्ली पर लिटा दिया हो। उसने कांपते हुए धीरे से आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन सिसकियां अभी भी आ रही थी। वो कमरे के कोने में रखी एक पुरानी बड़ी सी आराम कुर्सी की तरफ से आ रही थी। रोहित ने उस तरफ देखा। अंधेरे में कुर्सी का सिर्फ एक आकार नजर आ रहा था, और रोहित को साफ महसूस हुआ कि उस कुर्सी पर कोई बैठा है। कोई है जो उसे लगातार देख रहा है। वो चीखना चाहता था, पर उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। उसकी नजरें उस कुर्सी पर जम गई थी। तभी सिसकियां बंद हुई और एक सर्द बेजान फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी, ये मेरा कमरा है। बस रोहित की सहन शक्ति जवाब दे गई।
वो एक झटके में बिस्तर से कूदा, दरवाजा खोला और किशन काका चिल्लाता हुआ नंगे पैर कॉरिडोर में भागा। जब किशन काका ने दरवाजा खोला तो वो रोहित की हालत देखकर सब समझ गए। उनके चेहरे पर अब वो बनावटी शांति नहीं बल्कि एक जाना पहचाना डर था। उन्होंने रोहित को अंदर बुलाकर पानी पिलाया और गहरी सांस लेकर बोले, गलती हमारी ही थी साहब, हमें आपको कमरा नंबर 7 देना ही नहीं चाहिए था। वो कमरा कभी खाली नहीं रहता। रोहित ने कांपते हुए पूछा, कौन है वहां? तब किशन काका ने उसे वो कहानी सुनाई। सालों पहले एक अंग्रेज परिवार वहां रुका था। उनकी 6 साल की बेटी उसी कमरे से खेलते खेलते गायब हो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। उसकी मां इस सदमे में पागल हो गई। वो दिन रात उसी आराम कुर्सी पर बैठकर रोती रहती और कहती, ये मेरा कमरा है, मेरी बेटी यहीं वापस आएगी। कुछ महीनों बाद उसी कमरे में उसकी लाश मिली। किशन काका ने कहा, वो आज भी अपनी बेटी का इंतजार करती है। वो किसी और को उस कमरे में नहीं रहने देती। वो बस इतना बताती है कि ये उसका कमरा है। ये सुनने के बाद रोहित एक पल भी वहां नहीं रुका। सुबह के 4 बजे ही उसने अपना सामान कार में फेंका और उस मनहूस विला से जितनी दूर हो सकता था भाग निकला। रोहित वापस दिल्ली तो लौट आया। वो अपनी जिंदगी जी रहा है, अपने फ्लैट में सुरक्षित है। लेकिन वो कहता है कि आज भी जब कभी रात के सन्नाटे में उसे कोई अनजानी आहट या फुसफुसाहट सुनाई देती है तो उसकी रूह कांप जाती है। वो आज भी उस सर्द बेजान आवाज को नहीं भूला है। ये मेरा कमरा है,